नमस्ते। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान कक्ष के अंदर आज हम विज्ञान विषय में कार्बन और उसके यौगिक से जो कुछ एक सामान्य जानकारी थी वो हमने कल ले ली थी। आज हम उससे आगे इस लेसन को बढ़ाते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित कार्बन की कुछ एक विशेषताएं ली थी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, गुण धर्म होते हैं, उनको हमने देखा था कि कार्बन किस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन अपने ही कार्बन दूसरे जो परमाणु है उससे जुड़ करके या कार्बन किसी अन्य परमाणु से जुड़ करके एक बड़े से अणु को निर्मित करने की क्षमता रखता है। कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के अंदर चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। कार्बन कार्बन के साथ में लंबी श्रृंखला में यानी सीधी एक श्रृंखला में अशाखित में या शाखित या वलय प्रकार की श्रृंखला में भी अपने यौगिकों को निर्मित करने की क्षमता रखता है। आज हम इसी से संबंधित हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो बने हुए कार्बन से यौगिक है उनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन होते क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक अणु को निर्मित करते हैं। उस अणु से बने हुए यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंदर बहुत श्रृंखला में, बहुत लंबी श्रृंखला में या बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ करके नवीन यौगिकों की उत्पत्ति करता है। उन यौगिकों के आधार पर उनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है विवृत यानी अशाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, अशाखित शाखित श्रृंखला। दूसरा इसको हम कहते हैं अचक्रीय। अचक्रीय का मतलब होता है कोई भी प्रकार की रिंग नहीं बनती है, यानी इस प्रकार से कोई वलय नहीं बनती है। तो उस स्थिति में हम कहते हैं उसको अचक्रीय। इसमें 2 प्रकार के अशाखित और शाखित प्रकार से हाइड्रोकार्बन शामिल किए गए हैं, जिसको विवृत हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें अंतर क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उस आधार पर इन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को फिर 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो इनको असंतृप्त कहा जा रहा है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उस आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे इसको बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन प्रकार के हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से एकल बंध पाया जाता है, इसको एल्केन श्रेणी भी कहा जाता है। एल्केन श्रेणी ये एल्केन हो गए जिसमें एकल सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको एल्किन और जिसमें 3 होंगे उसको एल्काइन कहा जाता है। ठीक है, इनका एक और गुण होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो यौगिक होते हैं, इन यौगिकों की एक अलग, दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए विशेष गुण पाए जाते हैं। इनमें होता है पैराफिन। इनको पैराफिन्स कहा जाता है, एक विशेष गंध के आधार पर दिया जाता है। दूसरा, ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम आगे लेंगे कि इसके अंदर एक विशेष ब्रोमीन जल के साथ में क्रिया होती है, तो एक विशेष प्रकार का लिक्विड प्राप्त होता है जो तेलीय प्रकार का होता है। ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स
ये हो गया। दूसरा हमारा है संवृत। संवृत का मतलब होता है कि एक चक्रीय प्रकार से, यानी इसको संवृत कहा गया है या इसको चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि जो इनकी रिंग बनती है कार्बन कार्बन की, वो संतृप्त प्रकार की होती है। अभी उसका बनाएंगे तब अंतर पता चल जाएगा। एरोमेटिक का मतलब होता है कि जब कार्बन कार्बन की हम रिंग बनाते हैं तो इनमें इस प्रकार से बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के साथ में, और इसमें तीसरे नंबर का है। जैसे यहां से शुरू करें, ये 1 2 3 4 5 6, तो इनमें क्या है, एक छोड़ करके दूसरे के साथ में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। जबकि इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड है। तो इसको तो हम कहते हैं बेंजीन, इसको हम बेंजीन कहते हैं। ये जो है वो हेक्सेन है। तो इस प्रकार से हमें ये संरचना प्राप्त होती है। तो इन संरचनाओं के आधार पर संवृत को भी दो भागों में बांट दिया, यानी चक्रीय प्रकार के हैं, एक जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और एक जिसमें इस प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। इसको एलिसाइक्लिक कहा जाता है, इसको एरोमेटिक कहा जाता है। तो इस पर इनको एलिफेटिक कहा जाता है, एलिफेटिक। और इनके अंदर अंतर क्या होता है, एलिफेटिक जो होते हैं उनको जब जलाया जाता है ज्वाला निकलती है बिना धुएं के, और एरोमेटिक जो होते हैं उनको जब जलाया जाता है तो उनमें से धुआं निकलता है, धुएं के साथ में वो जलती है। तो ये इनके अंदर अंतर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का हम वर्गीकरण कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के आधार पर, कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्डिंग के आधार पर। अब हम लेते हैं ये जो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो अभी हमने देखा था, इनमें जो ये कार्बनिक पदार्थ है या कार्बन है, उस कार्बन से बनने वाले यौगिकों की नामकरण पद्धति, अर्थात कार्बन से बनने वाले यौगिकों की नामकरण या नाम पद्धति। नाम पद्धति का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी अवयव है, उस अवयव या पदार्थ का यदि हम कोई नामकरण नहीं करेंगे या कोई नाम नहीं देंगे तब तक हम उसके बारे में जान नहीं सकते। या किसी को हम बताएंगे कि ये C2H5OH है, तो सिर्फ हम ये सूत्र बना देंगे, यानी इसका नाम हम नहीं जानते, कोई दूसरा भी नहीं जाता। सपोज कीजिए मैंने इसको एथिल एल्कोहल कह दिया, किसी ने कह दिया एथेनॉल है, तो इसका मतलब अंतर आ गया। ये अंतर जो आया है, ये अंतर नहीं रहे पूरे जगह पर, यानी मैं भी उसको उसी नाम से जानूं, कोई दूसरा भी उसको उसी नाम से जाने। इस प्रकार से इनका एक विशेष नाम दिया जाता है, जिस आधार पर इनको हम एक अलग उस नामकरण पद्धति के अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, इससे बनने वाले यौगिकों का नामकरण प्रारंभिक समय में कैसा रहा था। सबसे पहले इनकी नामकरण पद्धति में हम लेते हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम लेते हैं रूढ़ पद्धति, यानी रूढ़ पद्धति का मतलब ये हुआ, ये नामकरण की प्रथम पद्धति है। रूढ़ का मतलब हुआ प्राचीन समय में, जैसे कोई भी पदार्थ है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है उस आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था। जैसे CH4 है, एक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन का जो नाम है रूढ़ पद्धति के अनुसार मार्स से रखा गया। मार्स गैस है, यानी ये एक गैस है, और इस गैस को प्राप्त किया गया था मार्स भाग से। मार्स का मतलब क्या होता है, दलदले स्थल, यानी दलदले स्थल से इस गैस को प्राप्त किया गया था और उस आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस रख दिया। ऐसे ही CH3OH है। इस अवयव का नाम नहीं पता, लेकिन इस अवयव का नाम रखा गया। इसको प्राप्त कहां से किया गया, लकड़ी के
जो भंजक आसवन विधि होती है उससे, यानी उसको बॉईल किया गया फिर उसको ठंडा करके उससे प्राप्त किया गया। तो ये जो लकड़ी से प्राप्त हुआ है, इस आधार पर इसका नाम रख दिया कास्ट स्प्रीट। स्प्रीट अल्कोहल होती है और ये भी अल्कोहल है। तो ये लकड़ी से भंजन आसवन विधि से प्राप्त किया गया। एक ये है, इसको फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। ये फॉर्मिक अम्ल चींटी के द्वारा जो उसमें डंक होता है उससे प्राप्त किया गया था। चींटी जब काटती है तब उसमें से जो रासायनिक पदार्थ होता है अम्लीय, उसको फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है और चींटी का नाम फॉर्मिका होता है। उस आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, फॉर्मिक अम्ल। ऐसे ही एसिटिक एसिड है CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल से ही जाना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एसिटिक अम्ल इसकी उत्पत्ति हुई सिरके से। जो एसिटम होता है, सिरके से एसिटम के द्वारा इसको प्राप्त किया गया। ठीक है, एक और इसका अवयव है जिसका उदाहरण हम लेते हैं, वो है CH3CHOH। इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। ये दूध में पाया जाता है, तो दूध के लैक्टम से इसको लिया गया था। दूध के लैक्टम से इसको लिया गया था और इसका नाम क्या रख दिया गया? लैक्टिक अम्ल रख दिया गया। ठीक है, ये तो थी रूढ़ पद्धति। इस रूढ़ पद्धति में एक और विशेष थी कि जो कार्बन पदार्थ आपस में परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं और एक लंबी श्रृंखला को निर्मित करते हैं, उसको एन यानी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहा गया। ठीक है, अब इसके अंदर ही ये आप लोग समझ चुके होंगे, इसको आप साथ में नोट कर लिया करो जिससे कि आपके लिए आसानी रहे इनको याद करने के लिए। एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के एन हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही एक समूह और लेते हैं हम जिसमें 2 CH3 समूह लगे हुए हैं। एक कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, 2 यहाँ पर हो गई तो ये CH2 हो गए। इस समूह को हम कहते हैं, जैसे ये CH2 हो गया, 2 इधर हो गए, 3 4, तो एक CH क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे। क्यों? कार्बन की इस प्रकार से 4 वैलेंसी होती है, तो एक तो इस कार्बन से हो गई, एक इस कार्बन से हो गई, एक इस हाइड्रोजन से हो गई, एक इसका ये समूह रख दिया गया है, यानी दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ने के लिए। हाइड्रोजन भी इससे जुड़ सकता है सॉरी। तो इस प्रकार से जो ये श्रृंखला बनी है, इस श्रृंखला को कहा जाता है आइसो। एक और ऐसी ही हम श्रृंखला बनाते हैं जिसके अंदर CH3 और CH2, इसके 4 वैलेंसी पूरी हो गई इस कार्बन की। इस कार्बन की पहले वाले लेसन में बताया था किस प्रकार से वैलेंसी हम काउंट करते हैं। कार्बन की 4 डंडियों का मतलब ये सहसंयोजी बंध है, इनको हम काउंट करके करते हैं। इस कार्बन के पास में देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक इधर लिख दिया, एक इधर, एक ये हो गया, 1 2 3 और ये चौथा। ये इसको क्या कहा जाएगा? ये एक प्रतिस्थापी समूह है, ये किसी दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, दूसरे कार्बनिक समूह से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये रूढ़ पद्धति है। दूसरी जो पद्धति थी नामकरण की, उसको कहा गया व्युत्पन्न। इसकी दूसरी पद्धति थी व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या है? किसी अवयव से उत्पन्न होने वाला। सबसे पहले मैथेन को लिया गया, मैथेन CH4। इस CH4 से जो समूह बनाया जाता है उसको मैथिल प्रकार का या इस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो इजीली हम समझ सकते हैं।
सपोज कीजिए ये 4 इसमें हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन में से मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने CH3 लगा दिया, यानी ये 3 पृथक समूह लगा दिए और एक हाइड्रोजन रहा। तो ऐसी स्थिति में इसको तो हम मेथेन मानेंगे। और ये क्या हो गए, 1 2 3, 3 क्या हो गए, मैथिल हो गए। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये 3 मैथिल समूह को लिए हुए एक अवयव है। तो इसको ट्राई मैथिल एथेन कहेंगे, ट्राई मैथिल मेथेन। दूसरा, इसका हम नामकरण करते हैं तो हम एक विशेष पद्धति को काम में लेते हैं। कार्बन को नंबर दिया जाता है। कार्बन को नंबर देने का मतलब जैसे इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, या फिर इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, क्योंकि ये श्रृंखला है, कार्बन कार्बन की श्रृंखला है। तो इन दोनों को 1 2 नंबर दिया। 1 या 2 नंबर देना है वो हमारे समूह पर डिपेंड करता है कि वो प्रतिस्थापी समूह कितने पर लगा हुआ है। ये इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH2OH, जिसको कार्बिनोल कहा जाता है। इस कार्बिनोल को हम देखते हैं कि इसको एक हाइड्रोजन को हम हटाते हैं, उसकी जगह पर हम दूसरा कोई मेथिल समूह लगवा दिया, जैसे ये CHOH। ठीक है। ये मेथिल समूह है तो इसका नाम हो गया मेथिल, और इसको हम क्या कहेंगे, कार्बिनोल, कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। ठीक है। ऐसे ही ये CH3 लिया है, यहाँ पर CH2 और लगा दिया, तो ये मेथिल से क्या बन जाएगा, मेथिल के बाद में एथिल, यानी 2 कार्बन हो गए तो ये क्या बन गया, एथिल। मेथिल की जगह एथिल कार्बोनोल, सॉरी कार्बिनोल। ये 2 एग्जाम्पल लिए। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि इसके अंदर सपोज कीजिए कोई शाखा के रूप में है, शाखित रूप में है, जैसे एक कार्बन है उसमें ये 4 समूह है। एक तरफ तो हमने लगा दिया CHOH वाला, ठीक है। 3 तरफ हमने लगा दिया CH3, CH3, और इधर मैंने लगा दिया इसमें 2 समूह है CH3, CH3, और इधर से ये हाइड्रोजन गायब कर दिया मैंने, यहाँ पर OH लगा दिया, सॉरी OH लग गया, और ये CH3 है। ठीक है। इसका हम नामकरण करते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से समूह है। देखिए ये वाला समूह हमें पता है कार्बिनोल है। कार्बिनोल से इधर वाले समूह को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, मेथिल है, यहाँ पर भी क्या है, मेथिल, 2 तरफ मेथिल, सॉरी 4 ही होते हैं, 4 होते हैं वैलेंसी। इधर मेथिल हो गए, इधर मैंने इसको CH2 दे दिया, ठीक है, CH2 हो गया। ये तो हो गया एथिल समूह, ये हो गया मेथिल समूह, ये भी हमारा क्या हो गया, मेथिल समूह। इस प्रकार से ये समूह क्या बन गया, ये एथिल वाला पोर्शन हो गया, ये मेथिल वाला पोर्शन हो गया, और ये भी मेथिल वाला। हम क्या करेंगे, मेथिल, सॉरी इसको हम यहां से नामकरण करेंगे 2 3, तो इसको तो हम कार्बिनोल समूह कहेंगे। इधर हम देखेंगे तो ये जो भाग है ये इससे शाखित रूप में है, तो इस आधार पर हम इसका नामकरण करेंगे। मेथिल समूह है, मेथिल लिख दिया। एथिल समूह है तो हमने क्या किया, एथिल लिख दिया, मेथिल एथिल। अब देखिए कार्बन कितने, 1 2 कार्बन है। ये तीसरे वाला तो क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, 1 और 2। ये 2 प्रकार के कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 1 को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एथिल एथेन, और फिर
कार्बिनोल। इस प्रकार से इसका नामकरण हम करते हैं। कौन से में? जो हमारी मेथड है, कौन सा मेथड है? व्युत्पन्न मेथड के द्वारा। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं हम। एक था इसका एसिटिक एसिड, ठीक है। इस एसिटिक एसिड में यानी ये समूह है, कार्बन के साथ में एक तो ये COOH का लगा हुआ है और दो तरफ हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई? 1 2 3, यानी एक हाइड्रोजन और इसको दे दिया। इसकी कितनी हो गई वैलेंसी? 4 हो गई। अब इसका नाम हम कैसे करेंगे? इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण के लिए जैसे ये समूह को हमने क्या लिया था अभी पहले वाले में? नियो लिया था कि आइसो लिया था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपिल। और इस समूह को हम क्या कहेंगे? इस समूह को हम क्या कहेंगे? अम्ल वाला समूह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको एक और आगे दिया हुआ है, CH2CH2COOH। अब इसका नामकरण होगा क्योंकि वो समूह तो क्या था? इस COOH के साथ में ही जुड़ा हुआ था। हम आइसो का एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए इसको एक बढ़ाया है। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल। और ये पूरा क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। इससे पहले वाला जो लिया था, यानी मैंने ये नहीं लिया था, ये लिया था, तो उस स्थिति में इसका नाम क्या होगा? 2 है इसके पास में, 2 क्या है? मेथिल। तो डाई मेथिल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका नाम ये हो गया, किसका? इसका। और अगर यहाँ पर ये लगा देते हैं तो उस स्थिति में CH2 यहाँ पर लगा दिया तो उस स्थिति में क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एसिड। तो नामकरण इस प्रकार से इनके समूह के आधार पर हम करते हैं। ये था व्युत्पन्न मेथड। अब तीसरा आता है इसका मेथड, पद्धति, वो है IUPAC। फुल फॉर्म पूछी जाती है। आवर्त सारणी वाले में भी इसको दिया हुआ था IUPAC। आवर्त सारणी के आधार पर यानी तत्वों का नामकरण जो किया गया था IUPAC पद्धति से किया गया था। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होती है? पूछ ली जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी शुद्ध अनुप्रयोगात्मक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसका मतलब हुआ कि पूरे विश्व में कोई भी पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये एक कार्बनिक या हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिनकी हम संख्या काउंट नहीं कर सकते और जिनका नामकरण करना अनिवार्य हो गया है, जिससे कि इजीली उसका नामकरण हो जाए और नामकरण भी ऐसा हो कि पूरे विश्व में उसको एक ही नाम से जाना जाए। ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है राजस्थान में, राजस्थान से बाहर गए तो उसको दूसरे नाम से जाना, या इंडिया से बाहर गए तो दूसरे नाम से। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है, या वो कुछ पदार्थ का नाम लेंगे और हम कुछ लेंगे तो हमारे समझ के वो बाहर रहेगा। सपोज कीजिए कास्ट स्प्रीट बोल दे और हमें पता ही नहीं है कि कास्ट स्प्रीट होती क्या है, तो हम तो नहीं जानेंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं। कोई अल्कोहल की बात कर रहे हैं क्या? एथिल अल्कोहल की, मेथिल अल्कोहल की, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही पद्धति होती है जिसके आधार पर नामकरण करके पूरे विश्व में उस अवयव को उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे आवर्त सारणी में हमने देखा था, कार्बन के लिए C होता है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, नाइट्रोजन के लिए N होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है। तो प्रत्येक एक तत्व का एक नाम दे दिया गया है, उस नाम के आधार पर उसको जाना जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण पद्धति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय IUPAC होती है। अब IUPAC का मतलब तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि IUPAC के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं। इसके लिए एक कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के आधार पर हम देखते हैं। एक तो होता है पूर्व
लग्न और एक होता है अनुलग्न। अगर इन दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो उस अवयव का नाम बना दिया जाता है। जैसे पूर्व लग्न में हमेशा कार्बनिक जो पदार्थ हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन की संख्या देखी जाती है, उसके आधार पर पूर्व लग्न लगता है। अनुलग्न का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में बंध देखा जाता है कि एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है। जब द्विबंध होता है, एकल बंध होता है, यानी एक सहसंयोजकता होती है, उससे बनी हुई जो सहसंयोजी बंध होता है, उस आधार पर हम उसके अनुलग्न में जैसे एन लगाते हैं। अभी हम बनाएंगे तो पता चल जाएगा। दो होता है, दो के लिए ईन लगता है। तीन होता है, यानी तीन इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको हम आइन लगाते हैं अनुलग्न में। अब पूर्व लग्न की बात करें तो कार्बन के लिए पूर्व लग्न से आधार पर हम कुछ एक लेते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 1 है, उसको कहा जाता है मेथ। कार्बन की संख्या 2 है, उसको कहा जाता है एथ। कार्बन की संख्या 3 है, उसको कहा जाता है प्रोप। 4 है, उसको कहा जाता है ब्यूट। 5 है, उसको कहा जाता है पेंट। 6 है, उसको कहा जाता है हेड्स। 7 है, उसको कहा जाता है हेक्ट। 7, 8 है, उसको कहा जाता है ओक्ट। 9 है, उसको कहा जाता है नैनो या नोन। और जिसमें 10 होता है उसको कहा जाता है डेका। डेक बोलते हैं इसको, नॉन बोलते हैं। पूर्व लग्न हो गए। अनुलग्न का मतलब एन, इन, आइन, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो उस अवयव का नाम आ जाता है। जैसे कार्बन 1 है, इसमें एकल बंध बने हुए, हाइड्रोजन इससे 4 जुड़े हुए हैं। एकल कार्बन वाले को हम क्या कह रहे हैं? मेथ। ये मेथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एन। इनको हम दोनों को अगर संधि कर दें, यानी ये संधि विच्छेद था, एकल अवयव बनाने के लिए हम एक ही नाम दें तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेन। यानी CH4 को हम क्या कहेंगे? मैथेन कहेंगे। ठीक है। दूसरे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ईन वाला। सपोज कीजिए कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4। कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ इसके पास में 2 आ गए, 2 क्या लग जाएंगे? इससे हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके पास में 2 वैलेंसी ये है, 3 हो गई। इसके पास में 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके पास में 1 इधर है, 1 इधर है, तो 2 और चाहिए तो 2 इसने हाइड्रोजन ले लिए। इसके पास में 1 इधर है तो 4 चाहिए तो 3 इसने हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पर एकल बंध है, सॉरी द्विबंध है। इस द्विबंध के आधार पर इसको हम क्या कहेंगे? ईन। दूसरा हम देखते हैं कार्बन कितने हैं। पूर्व लग्न तो अब कार्बन संख्या से पता चलेगा, 1 2 3 4। 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। तो हमने लिख दिया ब्यूट। अब जोड़ना क्या है? ईन। ये हमने ईन लिख दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या नाम हो गया? ब्यूटीन। इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम इन अवयवों का नामकरण कर सकते हैं। एक आयन वाला और ले लेते हैं एग्जाम्पल। आयन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पर एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे हम 6 कार्बन वाली श्रृंखला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कहीं ना कहीं पर यहां पर लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड।
हाइड्रोजन लगाने हमें। हाइड्रोजन लगाने के लिए इसके पास में एक वैलेंसी है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इसके पास में 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसके पास में भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यानी यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगना। अब इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4, तो 2 हाइड्रोजन लग गए। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब कार्बन संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे, हेज, प्लस क्या लगाएंगे, आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसको लिख दिया आइन। अब क्या बन गया हमारा, हेक्साइन, इसका नाम क्या होगा, हेक्साइन। इस प्रकार से हम इन अवयवों का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं कि ये जो हमारी आवर्त सारणी होती है, कार्बनिक यौगिक है, उन कार्बनिक यौगिकों में जो एन है, इन है या आइन है, इन अवयवों का हम नामकरण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।